तो मैं एन के शर्मा आज क्लास 10th का एनसीईआरटी का लाइफ प्रोसेस का मैं लेक्चर 7 लेने जा रहा हूं। इससे पहले मैं इस लाइफ प्रोसेस में मैं पढ़ा चुका हूं न्यूट्रिशन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है मैं पढ़ा चुका हूं ना। डाइजेशन में पढ़ाया, ह्यूमन में डाइजेशन पढ़ाया है ना। अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको रेस्पिरेशन का टॉपिक। रेस्पिरेशन में भी मैं पिछला लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ रेस्पिरेशन क्या होता है ना। सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में मैंने बताया था, उसका टाइप्स बताया था। टाइप्स कितने टाइप का होता है, जैसे एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक में मैंने आपको फर्मेंटेशन को भी बताया था, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन मैंने बताया था, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है ना। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन तो मैं आपको बता चुका हूँ। आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? तो एरोबिक रेस्पिरेशन का सिंपल सा मतलब होता है, सीधा सा मतलब रेस्पिरेशन का वह प्रोसेस जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता हो। एनारोबिक में मैंने आपको बताया था वह प्रोसेस जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता हो, और यहाँ पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता हो। मतलब ब्रेक डाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ब्रेक डाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड मॉलिक्यूल को तोड़ने की प्रोसेस को बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। पहले भी मैंने आपको समझाया था फूड मॉलिक्यूल मतलब क्या, मतलब ग्लूकोज। मतलब डाइजेशन के बाद जो डाइजेशन का प्रोसेस जो हुआ था, हमारे स्टमक में डाइजेशन हुआ, हमारे इंटेस्टाइन में डाइजेशन हुआ। इंटेस्टाइन का जो वाल होता है, उस इंटेस्टाइन के वाल पे बहुत सारे विलाई होता है। विलाई क्यों होता है? तो विलाई क्या करता है, उसका सरफेस एरिया को बढ़ाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फूड का एब्जॉर्प्शन हो सके, अवशोषण हो सके। हमारे बॉडी के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा फूड को एब्जॉर्ब किया जा सके, इसलिए विलाई होता है ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए। और वहाँ पे क्या होता है, विलाई के अंदर में क्या होता है, बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं है ना, लैक्टियल्स जिसको कहते हैं है ना। तो बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, जो फूड एब्जॉर्ब होता है ब्लड के माध्यम से हमारे बॉडी के हर सेल में फूड को पहुँचा दिया गया। अब जो फूड पहुँचा मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म पहुँचा है ना, जैसे ग्लूकोज। अब उसको तोड़ना है तो वो जो तोड़ा जाता है सेल के अंदर में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो सकता है या ऑक्सीजन के एब्सेंस में। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो बोलेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। यदि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है तो बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है बाबू। तो इट इज ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज फूड मॉलिक्यूल या ग्लूकोज कंप्लीटली इनटू CO2 वाटर एंड एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है बाबू। जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड मॉलिक्यूल टूटता है, ग्लूकोज टूटता है, जैसा कि आप जानते हैं ग्लूकोज 6 कार्बन का होता है, 6C6H12O6 ग्लूकोज है। यह क्या है बाबू? यह है ग्लूकोज, यह है ग्लूकोज है ना। तो ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन यदि होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपको हम बताए थे कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है, पार्शियली टूटता है, और वहां पे 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, मतलब 4 कार्बन उसमें रह जाता है ग्लूकोज का। कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हुआ। अगर कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं हुआ तो कंप्लीट एनर्जी नहीं निकला ग्लूकोज से। उसके कार्बन के बॉन्ड में जो भी एनर्जी था वह एनर्जी नहीं निकला, कंप्लीटली नहीं निकला। तो वहां पे हम आपको बताए भी थे कि फर्मेंटेशन का जो टॉपिक था, फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस था, एनारोबिक रेस्पिरेशन था, उसमें मात्र 2 ATP का निर्माण होता है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी निकलता है। 686 किलो कैलोरी एनर्जी निकलता है। ठीक है बाबू, 686 किलो कैलोरी एनर्जी निकलता है एक ग्लूकोज टूटता है तो। ठीक है, तो एक ग्लूकोज टूटेगा कंप्लीटली तो 686 किलो कैलोरी एनर्जी निकलेगा, जो कि इसमें नहीं निकलेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन में निकलेगा। वहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन जब होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, तो ग्लाइकोलिसिस, जैसा आप जानते हैं कि ग्लाइकोलिसिस दोनों में कॉमन है, चाहे वो एनारोबिक हो चाहे वो एरोबिक हो। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं। तो दोनों में कॉमन होता है। तो ग्लाइकोलिसिस का टॉपिक यहां भी, प्रोसेस यहां भी चलेगा, एरोबिक में भी चलेगा, उसको ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है बाबू। तो ग्लाइकोलिसिस का टॉपिक होता है, साइटोसोल में चलता है। साइटोसोल में पायरुवेट बना, उसके बाद पायरुवेट एसिड क्या हुआ, एसिटाइल कोएंजाइम ए में चेंज होता है, और एसिटाइल कोएंजाइम ए पार्टिसिपेट करता है क्रेब साइकिल में जो चलता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में। ठीक है बाबू। तो क्या होता है, यह साइटोप्लाज्म को भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, और उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में यह प्रोसेस चलता है। ठीक है बाबू। तो क्या होता है, साइटोप्लाज्म ही आप बोलेंगे और माइटोकॉन्ड्रिया में ही बोलेंगे। ठीक है बाबू।
इसमें क्या होता है, लार्ज अमाउंट में एनर्जी निकलता है, बहुत बड़ी अमाउंट में एनर्जी निकलता है। तो इससे क्या होता है, 36 या 38 एटीपी का निर्माण होता है। 36 और 38 एटीपी यह क्या है, सटल सिस्टम के आधार पर होता है, जो आपके लेवल पे नहीं है, बस आप जाने, ठीक है ना। 10th लेवल पे इसको नहीं पढ़ना है, 11 12 के लेवल पे पढ़ना है, नीट के लेवल पे पढ़ना है, ठीक है बाबू। तो 11 12 में कल में जो मेरा लेक्चर है उसमें मैंने इसको मैं चर्चा किया, ठीक ना। तो लार्ज अमाउंट में एनर्जी निकलता है जिससे 36 या 38 एटीपी का निर्माण होता है। और कुछ एनर्जी क्या होता है, हीट के रूप में हमारे बॉडी में नष्ट भी होता है बॉडी में, ठीक ना। तो इस तरह से क्या आप देखेंगे कि एक ग्लूकोज टूटता है तो 6 कार्बन निकलता है। टोटल कार्बन जो 6 कार्बन था सभी का सभी कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकल गया, क्योंकि कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है। क्या हो रहा है बाबू, कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है, ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन। तो एक ग्लूकोज टूटता है तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वाटर निकलता है और एनर्जी निकलता है, ठीक है बाबू। ये था आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो बच्चों देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है ना, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो अब देखिए, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, साइटोप्लाज्म में टूटता है, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में टूटता है। ग्लूकोज 6 कार्बन का होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, है ना। तो ग्लूकोज टूटेगा साइटोप्लाज्म में, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस। साइटोप्लाज्म टूटेगा किसमें, तो पायरुवेट में। कितना मॉलिक्यूल, तो 2 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल में यह टूटेगा, ठीक है बाबू। ग्लूकोज टूटता है 2 मॉलिक्यूल में, एक ग्लूकोज टूटता है 2 मॉलिक्यूल में, ठीक है बाबू। एक ग्लूकोज टूटेगा 2 मॉलिक्यूल में, और पायरुवेट जो होता है, पायरुविक एसिड, यह 3 कार्बन का होता है। तो 6 कार्बन टूटा 3 कार्बन में। यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में कोई ऑक्सीजन नहीं निकलता है, ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता है। तो यहाँ पे ब्रेकडाउन तो हुआ, ग्लूकोज टूटा, पायरुवेट बना, लेकिन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकला, ठीक है बाबू। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकला, बस टूटा, है ना। तो इसमें आप देखेंगे 2 जगह पे एटीपी बनता है और 2 जगह पे एटीपी खर्च होता है ना। तो 2 एटीपी खर्च होता है, 4 एटीपी बनता है। तो इसमें क्या होता है, नेट गेन होता है एटीपी का 2, ठीक है बाबू। अब पायरुवेट के बाद इसका 3 फेट है, ये 3 प्रोसेस से जा सकता है, ठीक ना। एक, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ईस्ट में इथेनॉल का फॉर्मेशन हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है। इथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और एनर्जी निकलेगा, ठीक है। ईस्ट के अंदर में आप बोल सकते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है ना। अगला होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन में हमारे मसल्स में, जैसे बोले थे ना, हमारे मसल्स जैसे एक्सरसाइज वगैरह करते हैं उस समय, या दौड़ते हैं, या कोई ज़्यादा मेहनत का काम करते हैं, तो उस समय क्या होता है, हमारे मसल्स में पेन शुरू होता है। तो वही क्या होता है, पेन कैसे होता है, तो ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ता है। तो ऑक्सीजन कम होने के कारण क्या होता है, यह एनारोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस होने लगता है और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है। तो लैक्टिक एसिड जो बनता है हमारे मसल्स में जमा होने लगता है, उसके कारण हमारे मसल्स में क्या होता है, पेन होना शुरू होता है। वही जब हम छोड़ देते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स मूड में जाते हैं, तो ऑक्सीजन का डिमांड पूरा होने लगता है, तो वही फिर से लैक्टिक एसिड ग्लूकोज में चेंज होता है, तो हमारे मसल्स में जो पेन हो रहा था वो ठीक हो जाता है, ठीक है बाबू। तो ऑक्सीजन की कमी में हमारे मसल्स में क्या होता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन चलता है, लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है और इस दौरान एनर्जी निकलता है। ये भी 3 कार्बन का कंपाउंड होता है, लैक्टिक एसिड, ठीक है बाबू। अगला प्रोसेस जो सबसे मुख्य है हमारे बॉडी में जो चलता है, ठीक है ना, ग्लूकोज टूटेगा, पायरुवेट में बदलेगा साइटोप्लाज्म में, ठीक है ना। अब यह पायरुविक एसिड, यहाँ पर यह पायरुविक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब यह पायरुविक एसिड किस में चेंज होगा, यह टूटेगा कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में। यहाँ पे क्या होता है बाबू, कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। यहाँ पर ग्लूकोज यहाँ पे कंप्लीटली टूटता है और एक ग्लूकोज बदलता है 6 कार्बन डाइऑक्साइड में और लार्ज अमाउंट में एनर्जी निकलता है। अब बच्चों देखिए, मैं आपको ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस आपको बताने जा रहा हूँ, जो बहुत ही कॉमन प्रोसेस है ना। प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, कोई भी हो, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ईस्ट वगैरह, सब में ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस चलता है ना। चाहे एरोबिक हो या एनारोबिक हो, है ना, सब में ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस चलता है। चाहे एनारोबिक और एरोबिक करने का मतलब, चाहे वह एरोबिक ऑर्गेनिज्म हो या एनारोबिक ऑर्गेनिज्म हो, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो, सब में चलता है, ठीक है ना बाबू। तो ग्लाइकोलिसिस की बात करेंगे तो ग्लाइकोलिसिस का ओरिजिन, ग्लाइकोलिसिस जो टर्म है, जो वर्ड है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, तो ग्रीक वर्ड से हुआ है। कहाँ से हुआ है, ग्रीक वर्ड से, है ना। ग्लाइकोस
का मतलब होता है ग्लूकोज और लिसिस का मतलब होता है टूटना, स्प्लिटिंग। ठीक है बाबू, लिसिस का मतलब क्या है, टूटना, और ग्लाइकोज का मतलब होता है ग्लूकोज। तो दो ग्रीक वर्ड है, उसको मिला करके ग्लाइकोलिसिस बना है, ग्लाइकोस एंड लाइसिस। ठीक हुआ, ग्लाइकोस और लाइसिस को मिला करके बनाया गया है ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है बाबू। तो चूंकि ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज का स्प्लिटिंग होता है, इसलिए इसको जोड़कर बनाया गया है दोनों वर्ड को, ठीक है ना, ग्लाइकोलाइसिस मतलब ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जो ब्रेकडाउन होता है तो किस में होता है, तो सिंपली ग्लूकोज बदलता है पायरुविक एसिड में, पायरुवेट में बदलता है। 10 स्टेप रिएक्शन होता है, ग्लाइकोलिसिस 10 स्टेप रिएक्शन होता है। जो ग्लाइकोलिसिस का जो टर्म है, ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस है, जो स्कीम है, वह 3 वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था, इम्बडेन, मेयरहोफ एंड पारांस। इम्बडेन, मेयरहोफ एंड पारांस, इसलिए इसको ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। इम्बडेन का ई, मेयरहोफ का एम एंड पारांस का पी। ठीक है बाबू, इसलिए इसको ईएमपी पाथवे भी कहते हैं, या साइटोसोलिक प्रोसेस भी, या साइटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये साइटोप्लाज्म में चलता है। ठीक है बाबू, दिस प्रोसेस अकर्स इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक कंडीशन, दोनों कंडीशन में चलता है, एरोबिक हो या एनारोबिक कंडीशन हो, दोनों कंडीशन में चलता है, चाहे एरोबिक ऑर्गेनिज्म हो या एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है, हम लोग में भी चलता है। ठीक है बाबू, इन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, है ना, जो एनारोबिक, जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में जिसमें चलता है, यही एकमात्र रेस्पिरेशन जो होता है का प्रोसेस होता है एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में, जिसमें ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का, मात्र यही एक प्रोसेस है, ग्लाइकोलिसिस। ठीक है ना, इट इज द ओनली प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है बाबू, इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म, इसलिए इसको साइटोसोलिक या साइटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है बाबू, ग्लूकोज कन्वर्ट होकर के पायरुविक एसिड में चेंज होता है। देखिए बाबू, प्लांट्स में जो होता है ग्लूकोज आता है कहाँ से, प्लांट का जो ग्लूकोज होता है वह सुक्रोज से आता है। जैसे सुक्रोज जो होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान जो बनता है, जो स्टोर होता है, स्टोरेज फॉर्म सुक्रोज, वही टूटता है डाइजेशन के दौरान। जब डाइजेशन होता है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलता है ना, तो वही सुक्रोज टूटेगा तो ग्लूकोज में चेंज होगा, तो वही ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है ना, ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस टू एटीपी कंज्यूम्ड एट 2 स्टेप्स, है ना, 2 स्टेप पर, ग्लाइकोलिसिस के दौरान 2 स्टेप पर क्या होता है, एटीपी का कंजप्शन होता है, एटीपी लगता है, एटीपी यूज होता है ना। जैसे ग्लूकोज से बदलता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, है ना, तो यहाँ पे एक एटीपी खर्च होता है, एटीपी टूटेगा, है ना, और एडीपी में चेंज होगा, एडिनोसिन डाई फॉस्फेट, इसका मतलब होता है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। तो पहला स्टेप हो गया, यह फर्स्ट स्टेप है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम के द्वारा यह प्रोसेस होता है ना, काइनेज एंजाइम लगता है, हेक्सोकाइनेज। उसके बाद क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बदलता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, मतलब यहाँ पे आइसोमेरेज एंजाइम लगता है, तो आइसोमर बनता है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज क्या है बाबू, एक दूसरे का आइसोमर है ना, आइसोमेरेज एंजाइम के प्रेजेंस में लगता है। उसके बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फिर से फ्रक्टोज 1,6,20 फॉस्फेट में चेंज होता है, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज यहाँ पे एंजाइम लगता है, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। यहाँ पर क्या होता है, एक एटीपी फिर टूटेगा और एडीपी में चेंज होगा। ठीक है ना बाबू, तो दो स्टेप पे, स्टेप 1 स्टेप 2 तो यहाँ पे आइसोमेराइजेशन हुआ, और स्टेप 3 पे फिर से एक एटीपी खर्च हुआ। ठीक है ना बाबू, तो 2 स्टेप पे क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस के 2 स्टेप पे एटीपी का कंजप्शन होता है, एटीपी खर्च होता है। जो यहाँ पे मैंने आपको लिखा है, ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है तब वहाँ पे क्या होता है, एक एटीपी खर्च होता है। ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है तो यहाँ पे एक एटीपी खर्च होता है। अगला एटीपी कहाँ पे खर्च होता है, तो 3rd स्टेप पे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से जब फ्रुक्टोज 1,6,20 फॉस्फेट बनता है, जब फ्रुक्टोज 1,6,20 फॉस्फेट बनता है तब यहाँ पर फिर से एक एटीपी खर्च होता है, एक एटीपी टूटता है और यहाँ से फॉस्फेट निकलेगा और जाकर के इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, है ना, एक यहाँ पे फॉस्फेट निकलेगा, यहाँ पे पहला नंबर कार्बन पे फिर से एक फॉस्फेट जाकर जुड़ जाएगा, इसीलिए 1,6,20 फॉस्फेट, मतलब पहला नंबर पे और छठा नंबर पे जाकर के फॉस्फेट जुड़ा। ठीक है बाबू, और बच्चों अभी मैंने आपको बताया कि 2 स्टेप पे एनर्जी खर्च होता है, एटीपी खर्च होता है, तो 2 स्टेप पे एनर्जी बनता भी है, 2 स्टेप पर एनर्जी बनता भी है। देखिए आगे का जब प्रोसेस जब चलेंगे आगे
तो आएगा ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में पूरे स्टेप में 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड, 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड है ना, यह चेंज होगा, कन्वर्ट होगा किसमें, तो 3-फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड में। 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड चेंज होता है 3-फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड में। मतलब पहले नंबर पे जो फॉस्फेट था वह वहां से निकला, फर्स्ट नंबर कार्बन पे जो फॉस्फेट था वहां से निकला। तो 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसेरिक से 3-फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड बनेगा। तो यहां पे क्या होगा, जो फॉस्फेट निकलेगा वह एडीपी के साथ जुड़ेगा, वह एडीपी के साथ जुड़ेगा, एडिनोसिन डाई फॉस्फेट के साथ जुड़ेगा और क्या बनाएगा, एटीपी। यहां पे एक्चुअली यह जो होता है बाबू, यहां पर 2 मॉलिक्यूल होता है, इसका 2 मॉलिक्यूल, जैसे बताया था ना, एक ग्लूकोज टूटता है तो 2 पायरुविक एसिड का चेंज होता है। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बनेगा 3-3 कार्बन का, ठीक है, 3-3 कार्बन का 2 मॉलिक्यूल बनेगा। तो 2 मॉलिक्यूल बनेगा है ना 3-फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड, तो 2 मॉलिक्यूल, यहाँ पर भी 2 मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। आप उसको बोल सकते हैं 2 मोल्स ऑफ 3-फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड। जब 2 मॉलिक्यूल बन रहा है, 2 मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे बन रहा है, चेंज हो रहा है, तो यहाँ हर चीज तो 2 होगा, यहाँ पे भी 2, हर चीज 2 होगा, ठीक है ना। तो 2 एटीपी यहाँ बना, 2 एटीपी यहाँ बना, और उसके बाद सेम उसी तरह से 2 मॉलिक्यूल फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, है ना, यह फाइनल स्टेप है, यह ग्लाइकोलिसिस का 10th स्टेप है, ठीक है ना। तो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट जो 2 होता है यहाँ पर, है ना, उससे भी बनता है क्या, 2 मोल्स ऑफ पाइरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल पाइरुविक एसिड का चेंज होता है, और यहाँ पे भी 2 एटीपी में कन्वर्ट होता है, 2 एटीपी में कन्वर्ट होता है। इसलिए देखना वहां पे बाबू 2 एटीपी खर्च हुआ था और टोटल यहाँ पे 4 एटीपी बना। तो 4 एटीपी बना और 2 खर्च हुआ था, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे, बचेगा कितना, 2। तो टोटल ग्लाइकोलिसिस के दौरान नेट 2 एटीपी का गेन होता है। हाँ बच्चों, तो देखिए ग्लाइकोलिसिस के बारे में तो आप समझ चुके। तो स्टेप्स क्या होता है ग्लाइकोलिसिस में, पहले भी मैं आपको बताया था कि 10 स्टेप का रिएक्शन होता है ग्लाइकोलिसिस, 10 स्टेप में होता है। 10 स्टेप में एक ग्लूकोज, 10 स्टेप में 1 ग्लूकोज, है ना, 2 पाइरुवेट में चेंज होता है। 10 स्टेप में 1 ग्लूकोज 2 पाइरुविक एसिड में बदलता है। देखिए बाबू, स्टेप 1 में देखिए, ग्लूकोज से बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज से बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इस दौरान क्या हुआ, 1 एटीपी खर्च हुआ, इस दौरान 1 एटीपी खर्च हुआ। आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है ग्लाइकोलिसिस, इसलिए मैं सब कुछ नहीं बता रहा हूँ, कहाँ पे कौन सा एनर्जी, कौन सा एंजाइम लगा, कैसा हुआ, कौन सा वहाँ पे मेटल आयन वगैरह हेल्प करता है, वो सब आपको पढ़ना नहीं, इसलिए मैं सिंपल आपको रिएक्शन लिख दिया हूँ, ठीक है ना। तो देखिए आप, पहला स्टेप में ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, यहाँ पे 1 एटीपी खर्च हुआ, ठीक है ना। सेकेंड स्टेप में देखिए, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना, मतलब ये आइसोमर है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज एक दूसरे का आइसोमर होता है, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज आइसोमर होता है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बना फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है बाबू। तो यहाँ पे आइसोमेराइजेशन हुआ, आइसोमर का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है ना। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बना फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, मतलब फ्रक्टोज के पहला कार्बन और 6 कार्बन पे क्या होगा, फॉस्फेट जुड़ा होगा, तो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट हो गया। फिर वहां से स्टेप 4 में क्या हुआ, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट चेंज होगा ग्लाइसेरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पे। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल का निर्माण हुआ, है ना। देखिए कैसे 2 चीज का निर्माण हुआ, 2 अलग अलग मॉलिक्यूल, ग्लाइसेरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और एक बना डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, इसको बोलते हैं DHAP, है ना, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है बाबू। ये भी 3 कार्बन का और यह भी 3 कार्बन का, दोनों 3-3 कार्बन का होता है। तो एक बन जाता है ग्लाइसेरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और एक मॉलिक्यूल बनता है, यहाँ टूटता है तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जो बाद में फिर से बन जाता है ग्लाइसेरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, मतलब 2 ग्लाइसेरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनेगा फाइनली, ठीक है ना। तो एक ग्लाइसेरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना, वो आगे प्रोसेस में गया, फिर से यह बन गया ग्लाइसेरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, वो भी आगे प्रोसेस में गया। मतलब अब कहानी हो गया 2 का, 1 से 2 मॉलिक्यूल का कहानी हुआ, ठीक है ना। तो अब हुआ 2 मॉलिक्यूल बनेगा 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड, यहां से 2 मॉलिक्यूल बनेगा 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड, ठीक है बाबू। अब यह 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड चेंज होगा यहां से 3-फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड में, है ना, और पहला नंबर पे जो फॉस्फेट था वहां से रिमूव होगा,
ठीक है ना। ये भी 2 मॉलिक्यूल बनेगा, ये भी 2 मॉलिक्यूल था, है ना। पैरेलली 2 मॉलिक्यूल एक साथ चल रहा है, रिएक्शन में भाग ले रहा है, ठीक है ना। तो पहला नंबर पे जो कार्बन था तो 2 मॉलिक्यूल था, 2 मॉलिक्यूल था 1,3-bis फॉस्फेट, है ना। तो पहला नंबर पे 2 मॉलिक्यूल के दोनों के पहला पे जो फॉस्फेट था वो रिमूव हुआ, मतलब 2 फॉस्फेट वहां से रिमूव हुआ, तो 2 ATP का निर्माण हुआ, ठीक है, 2 ATP का निर्माण हुआ। अब 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड से चेंज होगा क्या, 2-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड में। 2-फॉस्फोग्लाइसरेट बोलिए या ग्लाइसरिक एसिड, बात बराबर है, ठीक है ना। ये भी 2 मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है ना। अब 2-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड चेंज होगा, ठीक है ना, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में। 9th स्टेप फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, ये भी 2 मॉलिक्यूल, और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट चेंज होगा पायरुविक एसिड में, जिसको बोलते हैं पायरुवेट भी बोल सकते हैं, पायरुविक एसिड भी बोल सकते हैं। 10th स्टेप है या सबसे फाइनल स्टेप, मतलब ग्लाइकोलिसिस का 10वां स्टेप, और यहाँ पे भी 2 ATP का निर्माण होता है, 2 ADP से 2 ATP का निर्माण होता है, ठीक है बाबू। तो यह रहा आपका, ठीक है ना। आप वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा रिएक्शन आप लिख लेंगे, ठीक है बाबू, और इसको समझेंगे, याद कर लेंगे इसको। कहीं से भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट करेंगे, ठीक है ना, और कमेंट में लिखेंगे। कहीं पे प्रॉब्लम होगा तो फिर से मैं आपको समझा दूंगा। आप या तो कमेंट में आपको मैं रिप्लाई करूंगा, या वीडियो अगर फिर से समझना तो मैं फिर से इसको बनाकर समझा दूंगा, आप इसको याद कर लेंगे, ठीक है बाबू। तो ये था आपका रेस्पिरेशन का टॉपिक। रेस्पिरेशन का मतलब ये नहीं केवल ब्रीदिंग की बात करेंगे, नहीं। रेस्पिरेशन का मतलब ये जो मैंने आपको पढ़ाया सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में मैंने बताया आपको, जिसमें आपको आपके 10th लेवल तक कितना ही पढ़ना है। इससे हायर क्लासेस में, इससे ज़्यादा आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है, यह आपके लिए मोर देन इनफ है, सफिशिएंट है एकदम से, ठीक है बाबू, रेस्पिरेशन के बारे में। इसके बाद आपके बुक में पढ़ना है ब्रीदिंग के बारे में, लंग्स का फंक्शन क्या होता है, कैसे गैस को हम आदान प्रदान करते हैं, गैस ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है ना, उसको आपको पढ़ना है, ठीक है बाबू। तो आगे वाले लेक्चर में मैं आपको ब्रीदिंग के बारे में बताऊंगा, लंग्स का फंक्शन बताऊंगा, लंग का टोटल स्ट्रक्चर आपको लंग्स का मैं बताऊंगा, एल्विलाई वगैरह का टोटल स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा, ठीक है बाबू। तो अभी तक जो भी मैंने वीडियो बनाया आज का, उसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करें, ठीक है ना। आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और मैं आपको बताना चाहूँगा बाबू कि आप वीडियो को पूरा कंप्लीट देखेंगे, कंप्लीट लेक्चर 1 से लेकर के मेरा लास्ट लेक्चर तक देखेंगे, तभी आपको कंप्लीट समझ में आएगा। बीच में आने पे क्या होता है, बीच में कहीं से देखने से हो सकता है आपको परेशानी हो। लाइफ प्रोसेस का टॉपिक 10th लेवल का एक थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, जो मैं छोटा छोटा करके पार्ट बाई पार्ट करके मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए मेरा लेक्चर 1 से स्टार्ट करेंगे और इन तक जाएंगे, बीच में देखने से आपको परेशानी होगी, ठीक है बाबू। तो वीडियो को मेरा ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, है ना, बेल आइकन को दबाइए, है ना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, मेरा जो भी वीडियो अपलोड होगा आपको पूरा मिलते रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, है ना। थैंक यू बाबू।